प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कपिलो प्रसाद आपके बीच पुनः हाजिर हूँ टॉप 10 मैथ में। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। ठीक है, सब लोग ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, रेडी हैं? चलिए, तो ठंड कुछ ज़्यादा है, रात्रि के 12 बज रही है और हम शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए रिकॉर्डिंग। ओके, चलिए, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कहता है, एक मनुष्य ने 500 रुपया 4 वर्षों के लिए, ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है एसआई का। 500 रुपया 4 वर्षों के लिए और 600 रुपया 3 वर्षों के लिए उधार देता है और दोनों मनुष्यों ने 190 रुपया, दोनों मनुष्यों के द्वारा कुल एसआई 190 रुपया प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको दर ज्ञात करना है, जबकि प्रत्येक स्थिति में ब्याज की दर समान था। तो आपको बताना है कि दर क्या है। ठीक है, दोनों स्थिति में दर क्या था, समान था, तो दर क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 500 का 4 साल में ब्याज उतना ही होगा जितना कि 500 के 20, 2000 का 1 साल में होगा। मतलब ये वाला को कन्वर्ट, ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि हम 500 रुपया दिए, ठीक है, 2 साल का ब्याज, और तुम 1000 रुपया लगाया, 1 साल का ब्याज बराबर हुआ कि नहीं होगा? तो बस यहाँ पे ध्यान देना कि मूलधन और समय को गुना कर दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2000 का 1 साल का ब्याज और 500 रुपया का 4 साल का ब्याज। ओके, सेम होगा। तो क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि 2000 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज, और इसको हम कह सकते हैं क्षेत्रीय 1800 रुपया का 1 साल का ब्याज। नहीं, कितना मिलता है? 190 रुपया। अतः इसको आप हटा दीजिएगा, सीधे कहिएगा 2000, 500 के 20, 2000 क्षेत्रीय 1800, कितना हो जाएगा? 3800 रुपया का। हम इसको कह सकते हैं कि 3800 रुपये का 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज वो दे रहा है 190 रुपया। तो दर क्या है? बस इसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, अब बना डालिए। ओके, दर मतलब क्या? दर मतलब याद रखिएगा, अगर नहीं आप जानते हैं तो 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज, ठीक है ना, 100 रुपये का ब्याज वही कहलाता है हमारा दर। ठीक है ना, तो 1 वर्ष का तो निकला हुआ है ही, खाली 100 रुपये का निकालना है। कैसे निकालोगे? तो 190 रुपया ब्याज है, 3800 रुपये का, अतः 100 रुपये का। ओके, आप चाहो तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य काट सकते हो। 19 दूनी 38, अपान दूनी 10, 5%। रेट कितना हो जाएगा? 5%, मतलब बी। ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए मुस्कुराते रहिए, है ना। ठीक है, कहता है ए, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। ये कहता है कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3, और यहाँ पे बोलता है सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5:7। तो आपको बताना है बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 8। ओके, कुछ नहीं करिए, जैसे ए 1 है तो बी और सी 3 है, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए अनुपात, इसको मैं ए को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम करें तो क्या होगा? तो ए तो 1, बी सी कितना था? तो बी सी 3 था, इसको मैं ए को भी तुम ए ऐड कर दिया, तो 3 1 4 हो गया। ओके, जैसे ए बी सी यहाँ पे लिखे हम, तो ए बी सी कितना होगा? 3 1 4। यहाँ पर उसी ढंग से इसको भी कन्वर्ट कर दिया जाए तो सी अनुपात, इसको भी हम ए बी सी बना देते हैं। ठीक है, तो सी तो यहाँ पे 5 था। ओके, अब ए बी सी को ऐड कर लिया, मतलब ए बी सी तीनों को मिला दिया, तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 12। ओके, मतलब इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। ओके, अगर इतना कर लिए तो गौर से देखिए, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी यहाँ बोल रहा है कि 4 है, ए बी सी यहाँ बोल रहा है कि 12 है। गलत बात है ना, जब दोनों ए बी सी है तो ये मान भी सेम होना चाहिए। ये मान सेम नहीं है तो पहले इसको सेम कर लीजिए। कैसे करिएगा? तो इसको मैं 3 से गुना कर देंगे आप। ओके, तो आपका हो जाएगा 3:12, मतलब ए बी सी यहाँ से भी निकल आया 12, ए बी सी यहाँ से भी निकल आया 12। जब ए बी सी 12, तो उसको में ए हो गया 3, सी हो गया 5, ए 3 सी 5, तो 5 और 3 8, तो ए सी हो गया। तो बी कितना बचा? तो तीनों है 12, तो 12 में से 8 को घटा दीजिए, कितना बच गया? 4। अरे तीनों है ना 12, तो
तो 12 में AC मतलब 8 को घटा दिए, क्या बच गया B। चलिए अब इसका मान निकाल दीजिए, तो B आपका हो गया 4, AC हो गया 8, मतलब हो गया 1:2। चलिए देखिए A:2 कहाँ पे है, A में है, A आपका सही उत्तर हो गया। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ना आया हो ये दोनों क्वेश्चन तो एक बार लास्ट होने के बाद वीडियो को फिर शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए धीरे धीरे, है ना। सारा क्वेश्चन आपको हम टॉप 10 में हम ले आएंगे, ठीक है। सब रखना है, पर डे आप इसको देखते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ज्यामिति का। आपको पहले भी टॉप 10 में एक ज्यामिति, एक त्रिकोणमिति, एक अलजेब्रा जरूर होगा। ओके, कहता है एक वृत्त की 5√3, चलिए वृत्त है, इसमें कहता है कि 5√2 है जी, 5√2 सेंटीमीटर जीवा उसके केंद्र पर समकोण बनाता है। ये केंद्र है, केंद्र पर समकोण बनाने का मतलब है 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनाता है। तो इसकी त्रिज्या क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। मान लो ये आर दोनों तो त्रिज्या होगा, तब तो ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। जब समकोण बन गया तो हम जानते हैं लंबवत भुजा के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा r² प्लस r² बराबर इसका वर्ग, मतलब 5√2 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 50, नहीं तो 2r² बराबर 50, तो r² बराबर हो जाएगा 25, मतलब r हो जाएगा 5। यही तो पूछ रहा था हमारा क्वेश्चन में, और ये ऑप्शन आपका डी में है, अतः डी में टिक आउट मार दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही है तो ठंड कुछ ज़्यादा है नहीं, और रात का 12 बज रहा है, शीतलहरी भी है। ऐसी स्थिति में आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो लाइक 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 होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने घर पे ही बैठ कर वो ये क्लास का आनंद ले सके। ओके, आज जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट्स तो जरूर लिखना है, क्योंकि उसी का हमें इंतजार रहता है। जिस ढंग से आपको वीडियो का इंतजार रहता है ना, उस ढंग से आपका कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस का दिखाई दे रहा है, और कहता है दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपया है। दोनों का क्रय मूल्य 1500 रुपया है। उनमें से एक को 30% हानि पर बेचा जाता है। मतलब ये कि अगर 100 का ये वस्तु था तो उसको बेचा जा रहा है 30% हानि, मतलब 70 में, नहीं 30% हानि पर मतलब 70 में। जबकि दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, मतलब दूसरी वस्तु अगर 100 का है तो उसको बेचा जा रहा है 80 में। और दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है, दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है 1500 रुपया। ओके, आपको बताना है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ओके, चलिए तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने से पहले एक काम करते हैं, एक मिनट। हाँ, याद दिया यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो ये शून्य से ये शून्य काट दीजिए, ये शून्य ये शून्य से ये शून्य काट दीजिए। ठीक है, अब चाहे तो इसको 5:4 भी कर सकते हो, और ना करना है तो मत करो, सीधे इसको मैं 8 से गुना कर दो। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर है, तो 7 8 को बराबर करना है ना, तो 8 से इसमें गुना कर दोगे, ये वाला सेकड़ा में कर दो 7 से। ओके, तो ये कितना हो गया 8 7 56, ये भी कितना हो गया 8 7 56, विक्रय मूल्य बराबर हो गया, बस क्रय मूल्य निकल गया। तो क्रय मूल्य का योग दिया हुआ 1500, यहाँ से क्रय मूल्य का योग 80 आ रहा है, यहाँ से 70, तो 80 या 70 कितना हो गया 150, कितना हो गया 150। तो 150 का वैल्यू ये बता रहा है 1500। आपसे पूछता है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, नहीं प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य का मतलब ये वाला पूछ रहा है, तो 8 7 56 का मान निकालना होगा हमें। चलिए ये शून्य से ये शून्य कट गया, मतलब ये 10 गुना हो गया सीधा सीधी, नहीं 15 को 150, तो इसका 10 गुना आप निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 560 रुपया। देख लीजिए प्रत्येक का विक्रय मूल्य हो जाएगा 560 रुपया। कोई ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। हमें लगता है यह बात भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आते रहेगा। चलिए प्रॉफिट लॉस का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन 5 नंबर का है, नंबर सिस्टम। कहता है कि n कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब प्राकृत से होता है, ठीक है ना, मतलब ये वाला। फिर बोलता है तो बताना है कि 3 के पावर 4n माइनस
4k⁻3n। ठीक है, निम्न में से किससे विभाजित होगा? ऑप्शन भी है 7 से या 11 से या 9 से या 17 से। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आए कि किससे विभाजित होगा तो आप न्यूनतम मान ले लें। ठीक है, क्योंकि ये पालन करेगा तो सब पर लागू होगा। ठीक है, तो न्यूनतम मान लेकर बैठा लेना, आराम से उत्तर निकल जाएगा। न्यूनतम मान मतलब न्यूनतम धन पूर्णांक कौन होगा? 1। तो 1 अगर n के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3k⁴ माइनस 4k⁴3। तो 3 3 29 33 81 हो जाएगा। आइए हो जाएगा 64। घटाइएगा तो 11 में से 4 गया 7 और 17 कुछ आएगा नहीं। अब आपको देख लेना है कि यह संख्या चारों में से किससे कटता है? 7 से नहीं, 11 से नहीं, 9 से नहीं, किससे कटेगा? ये 17 से कटेगा। अतः उत्तर कौन हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को दोस्तों हमेशा आप बनाओगे तो न्यूनतम मान से, किससे? न्यूनतम मान से चेक करके बनाओगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या कहता है भाई? तो 6 आपका घातांक करने से क्वेश्चन है। ये कहता है √7 माइनस √5। आगे बोलता है √5 माइनस √3। इसके आगे है √9 माइनस √7। ओके, और एक और दिया है √11 माइनस √9 में सबसे बड़ा कौन है? में सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है ना, आप मार्क करोगे सबका अंतर 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। अगर अंतर समान हो, ठीक है ना, अगर अंतर समान हो, ठीक है ना, तो देखने में जो सबसे छोटा होगा, ठीक है ना, वह सबसे बड़ा मान देगा, सबसे बड़ा मान देगा। ठीक है ना, जो सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा मान देगा। याद रखना इसको, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान होगा तो करने में ये ध्यान देना कि जो देखने में सबसे छोटा लग रहा होगा वह सबसे बड़ा मान देगा। इसका मतलब देखने में हमें छोटा ये लग रहा है, अतः यह सबसे बड़ा मान देगा। अतः मेरा उत्तर हो जाएगा √5 माइनस √3 आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या बोलता है भाई? तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। कहता है tan 1, tan 2, tan 3 ... tan 89 का मान क्या होगा? ठीक है ना, tan 89 का मान क्या होगा? ध्यान देना, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है tan के रूप में देगा या कॉट के रूप में देगा तो इंटू करके देगा। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि 1 और 89 क्या है? 90। क्या है? 90। मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा की बात कर रहा है। पूरा का मतलब ये कि tan 89 को तुम लिख सकता है कॉट 1। ठीक है, tan का पूरा कॉट, 89 का पूरा, 90 माइनस 89 मतलब 1। और tan इंटू कॉट करोगे तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। उसी ढंग से tan 2, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 88। तो ये भी वो 2 और 88 कितना हो जाएगा? 90। मतलब ये दोनों भी पूरक होगा, अतः इसका भी मान भी 1 होगा। इस प्रकार से सब होते चला जाएगा। बीच में आपको एक फुट बच जाएगा, वो हो जाएगा tan 45। इसका भी मान होता है 1, इसका भी मान क्या होता है? 1। अब सबको गुना करोगे तो 1 गुना 1 गुना ... गुना 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, कॉट के रूप में भी ऐसा रहेगा, उसका मान भी 1 होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सुलझा लिए और आंसर आ गया C। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? देखिए भाई 8वां क्वेश्चन को, ठीक है, ये ट्रेन का क्वेश्चन है। कहता है 380 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 ट्रेन, मतलब एक ट्रेन है ये 380 मीटर और एक ट्रेन है 160 मीटर लंबी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। मतलब यह जो 160 मीटर लंबी ट्रेन है, 380 मीटर लंबी ट्रेन है, वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 20 और 16, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो एक दूसरे को पार कब कर जाएगा? हमसे पूछता है पार करने का समय क्या होगा, ये हमारा सवाल है। ध्यान देना, जब दो वस्तु गतिशील होगा, मिलने की बात करें, आगे होने की बात करता हो, है ना,
या पकड़ने की बात करता हो तो वैसा स्थिति में फॉर्मूला वही होगा आपका, चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन चाल लेना होगा आपेक्षिक। चाल क्या लोगे? आपेक्षिक, मतलब विपरीत में रहेगा तो आपेक्षिक चाल जोड़ के निकालोगे, ठीक है, और एक ही दिशा में रहेगा दोनों, इसलिए इधर ये भी इधर, तब घटा के निकालोगे। चलिए, तो विपरीत में है, पार करने का समय पूछ रहा है, ठीक है ना, पार करने का समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता क्या है? दूरी बटा चाल, ठीक है ना। चूंकि दोनों गतिशील है, पार होने का समय पूछ रहा है, ठीक है ना। मिलने की बात करें, आगे होने की बात करें, पार होने की बात करें, तो कौन सा लोगे? चाल आपेक्षिक। यहां पे आपेक्षिक लिख दोगे खाली बस। दूरी, तो दोनों ट्रेन पार करेगा तो दूरी जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 0, 814 के 4 बाकी 1, 4 1 5, 540। आपेक्षिक चाल विपरीत में है तो वो भी जुड़ जाएगा, 20 16 36। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाला है, ये है आपका मीटर में, यह है किलोमीटर प्रति घंटा में, ओके। तो 540 आपका मीटर हुआ, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, तो फौरन इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। ऐसा करोगे तो 18 दूनी 36, 5 दूना 10, 10 का 0 से 0 हट जाएगा तो बच जाएगा 54 सेकंड। क्या बच जाएगा? 54 सेकंड में पार करेगा। और जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सी में, अतः सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। वीडियो क्लास ठीक लग रहा है? अगर ठीक लग रहा है तो है ना, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेहतर क्लास लेकर हम आएंगे, ठीक है। लाइक तो खैर जितना भी देख रहे हैं, ये डिसलाइक होता है, लाइक ये होता है, ठीक है ना, ये ऐसे, ये हुआ लाइक, ऐसे मत करना है, ऐसे करना है लाइक, ओके। सारा चीज तोड़ के बताना पड़ता है, क्या करें। देखो ना, ठंड इतना है लेकिन ठंड लग नहीं रहा है, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इसे भी देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 एज प्रॉब्लम से है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। कहता है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी? ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन में हमेशा पुत्र की जो आयु होगा वो पिता की आयु का आधा होगा। अगर पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 18 वर्ष होगा। मतलब सीधे हमारा अगर आता तो हम कह देते पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 18 वर्ष, ठीक है, याद कर लेना इसको, आधा होगा। पिता की आयु 36 तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे दिखा रहा है पिता की आयु वर्तमान कितना है? 36 वर्ष, पुत्र का उसका आधा हो जाएगा, ओके। अब 5 वर्ष पहले पूछ रहा है तो 5 वर्ष पहले क्या होगा? तो अभी 18 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले 13 वर्ष का हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा ए। लेकिन अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये तो याद आपका है, ठीक है ना, लेकिन बनाएंगे कैसे? तो गौर कीजिए, कहता है पिता अपने पुत्र से कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। मतलब ऐसा है कि पुत्र का वर्तमान उम्र अगर 1 है, पुत्र का वर्तमान उम्र अगर 1 है तो कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी तब जब तुम पैदा हुआ था। मतलब पुत्र के पैदा होने के वक्त भी पिता 1 वर्ष का था। जब पुत्र पैदा हुआ था उस समय पिता 1 वर्ष का था। गौर करो, तो पैदा हुआ था उस समय 1 वर्ष का था, तो पैदा होला तो इसको हो गया और 1 वर्ष, तब पिता का वर्तमान आयु कितना हो गया? तो पिता का वर्तमान हो गया 1 का 1 2 वर्ष, नहीं मतलब पुत्र और पिता के वर्तमान आयु का अनुपात क्या निकला? 1:2। अब यहाँ पे कहता है कि पिता की आयु है 36 वर्ष। कितना है? 36 वर्ष। तो तुम ही बताओ पुत्र का आयु क्या हो जाएगा? 18 वर्ष, है ना। बिल्कुल हमेशा पुत्र का आयु जो होगा पिता का क्या होगा? आधा होगा, याद रखना खाली। अब कहता है कि पुत्र का 5 वर्ष पहले का आयु, 5 वर्ष पहले की आयु, तो अभी पुत्र है 18 वर्ष का, 5 वर्ष पहले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 13 वर्ष का, ओके। क्या हो जाएगा? 13 वर्ष का। आइए बात समझ में, अगर समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा जो बात हम बोले हैं। हाँ, मेरा एक नया सेकंड चैनल भी है, वेब स्टडी बाई कबीर सर, वेब स्टडी, ठीक है ना। तो वेब स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस पर वीडियो ज़्यादा हो गया है, इस वजह से उस पर हम क्लास भी हम शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। अतः खोजने में बहुत दिक्कत होती है ज़्यादा वीडियो हो जाने की वजह से, इसलिए बहुत सारा क्लास उस पर भी चल रही है। अतः आप सब्सक्राइब करके उसका भी फ़ायदा उठाइएगा, ओके। जो क्लास इस पर नहीं आ रहा है वो उस पर आएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई? तो 10 नंबर का क्वेश्चन अलजेब्रा से है, ठीक है।
बोले थे ना, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, तीनों से का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और हाँ, अनअकैडमी पे भी हम लेसन डालना शुरू कर दिए हैं, अतः जो विद्यार्थी अनअकैडमी का ऐप लोड करके, है ना, मेरा लेसन कपिल देव सर के नाम से वहाँ पे है, तो कपिल देव सर सर्च करिएगा तो मेरा लेसन निकल जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी पे मेरा फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी बहुत सारा लेसन हम डालने वाले हैं, ओके। अब बहुत सारे लेसन डाल भी चुके हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 5x माइनस 3 बटा x प्लस 5y माइनस 3 बटा y प्लस 5z माइनस 3 बटा z बराबर 0। तो आपको बताना है, देखिएगा दिखाई देता है कि नहीं, 1 बटा x, 1 बटा y, 1 बटा z का मान क्या होगा, दिखाई दे रहा है। चलिए, बढ़िया बात है। अब यहाँ पे गौर करोगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो प्राय प्रोसेस बन जाना, ये तीनों का योग क्या है, 0 है, तो ये तीनों का ऐसा मान ले लो ताकि उसका मान 0 आ जाए। चलो सिंपल से भाषा में इसको भी 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं। अब 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, बस हल कर दो। तो 5x माइनस 3 बटा x बराबर 0, x को उधर फेंकोगे तो हो जाएगा 5x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3 बटा 5, होगा या नहीं। उसी प्रकार से इतना का मान 0 करोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 बटा y बराबर 0, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 बटा 5। उसी ढंग से यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे निकालोगे तो z बराबर 3 बटा 5 होगा ना। देखो ना करके, तो करके देख ली हो। अब इतना का मान निकालना है। चलो, x का मान 3 बटा 5, तो 1 बटा x का मान हो जाएगा उल्टा 5 बटा 3, क्योंकि x का व्युत्क्रम है, ये y का व्युत्क्रम है, तो इसका व्युत्क्रम कर दो 5 बटा 3, इसको भी कर दो 5 बटा 3। अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 15 बटा 3, का मतलब 5 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन कहीं ना कहीं ए में है, ए आपका सही उत्तर होगा। ओके दोस्तों, तो ये था आज का टॉप 10 का 10 क्वेश्चन, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। रात ज़्यादा हो चुका है, अतः आप भी परेशान हो जाएंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।